जब सत्ता की ताकत के सामने सवाल कमजोर पड़ जाए तो आवाज बुलंद करनी पड़ती है। बोल कि लब आजाद हैं तेरे। न्यूज क्लिक पर मेरे साथ। बोल के लब आजाद है तेरे, बोल ज़बां अब तक तेरी है। वाकई हैरत होती है। इस वक्त ये सवाल कोई नहीं पूछ रहा है कि करीब 1000 वाहन उत्तर प्रदेश बॉर्डर पर पहुंचे नोएडा और गाजियाबाद और बगैर किसी काम के यू टर्न लेते हुए वापस जो हैं वो अब राजस्थान का रुख कर चुके हैं। कोई ये सवाल नहीं पूछ रहा कि अगर उत्तर प्रदेश सरकार ने ये हठधर्मिता ना दिखाई होती, अगर उत्तर प्रदेश सरकार ने यह अहंकार ना बताया होता, तो उन 1000 वाहनों में गरीब मजदूर जो इस वक्त सड़क पर चल रहा है वो बैठा हो सकता था। कोई ये सवाल नहीं पूछ रहा कि बाकायदा अवनीश अवस्थी नाम के इस ब्यूरोक्रेट के लेटर में इस बात की परमिशन दी गई थी कि कांग्रेस अपनी बसें नोएडा और गाजियाबाद की सीमा पर ला सकता है और उसे प्रशासन के सुपुर्द कर सकता है। यह परमिशन दी गई थी, बावजूद इसके वहां पर तैनात पुलिस ने उन बसों को घुसने नहीं दिया और बाकायदा फिर उन्हें यू टर्न लेते हुए वापस राजस्थान का रुख करना पड़ा। कोई यह सवाल नहीं पूछ रहा है, क्योंकि देखिए कांग्रेस तो जाहिर सी बात है एक पॉलिटिकल पार्टी है, अपनी राजनीतिक जमीन खोज रही है उत्तर प्रदेश में, वो इस तरह की सियासत करेगी। मुद्दा वो नहीं है, मुद्दा ये है कि आज की तारीख में हमें एक प्रमाण देना है, हमें एक मिसाल देनी है कि इस संकट के बावजूद हमारे राजनीतिक मतभेद जितने भी हों, हम सब एक साथ एक मंच पर बैठकर काम करेंगे। मगर सियासत का इतना बदसूरत चेहरा, योगी प्रशासन ने उन बसों को घुसने ही नहीं दिया, बावजूद उसके कि बाकायदा यह लेटर था जिसमें इन्हें घुसने की अनुमति थी। मीडिया क्या डिबेट कर रहा है मैं आपको बताता हूं। मीडिया आपके सामने यह डिबेट कर रहा है, आपके स्क्रीन पर यह है टाइम्स नाउ का हैशटैग और यह कह रहा है बड़ा सवाल, कांग्रेस एक्सपोजेस कांग्रेस, यानी कांग्रेस खुद को एक्सपोज कर रहा है। गिवन दैट प्रियंका गांधी डिड नॉट डिनाई दैट देयर मे हैव बीन मिस्टेक्स इन द लिस्ट ऑफ बसेस, इजंट द कांग्रेस गिल्टी ऑफ मिसलीडिंग माइग्रेंट्स? प्रियंका गांधी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने बयान में कहा था कि हो सकता है कुछ बसेस जो हैं बसेस ना हो, एम्बुलेंसेस रही हों, कार्स रही हों या ट्रक्स रहे हों। मगर इस मुद्दे को लेकर यह चैनल जो है वो कांग्रेस को एक्सपोज कर रहा है। अब इस चैनल को देखिए, रिपब्लिक नाम है इसका, भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद इनके मालिकों में से एक हैं और इनका संपादक जो है पूरी तरह से बीजेपी का पिछलग्गू है। यह किस तरह से इस मुद्दे को उठा रहा है। जी हां, इसमें पूरी गलती यहां पर कांग्रेस की है और कल आपने देखा होगा तमाम डिबेट्स में फोकस यही था कि किस तरह से कांग्रेस ने गलत जानकारी दी। मैं कहता हूं अगर 879 बसेस भी थीं, वो अगर 879 बसेस भी अगर निकल पड़ती तो क्या उससे मजदूरों को मदद नहीं मिलती? और जो 1000 वाहन थे, बाकी कौन से वाहन थे? कार्स रही होंगी, एम्बुलेंसेस रही होंगी, टेम्पो रहे होंगे। क्या मजदूर सड़क पर चलना प्रेफर करेगा या उस टेम्पो में बैठ के अपने घर जाना प्रेफर करेगा? उसके लिए कौन सी चीज सहूलियत भरी है, बताइए मुझे। ये तमाम सवालात कोई नहीं पूछ रहा है। पूरा जो दोष इसमें कांग्रेस पर मढ़ा जा रहा है और मैं आपको बताता हूं किस तरह से प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है और ये बहुत ही इफेक्टिव प्रोपेगेंडा है। क्योंकि आज बोल के लब आजाद है तेरे में मैं ना सिर्फ ये जो मजाक उत्तर प्रदेश के गरीब मजदूरों के साथ किया गया है जो उस वक्त सड़क पर चल रहे हैं, ना सिर्फ उस पर फोकस करने जा रहा हूं, बल्कि यह भी कि इस कोरोना संकट में भी आखिर न्यूयॉर्क टाइम्स जैसा अखबार भी क्यों कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता में कोई कमी नहीं आई है। मैं उसके पीछे की वजह टटोलने वाला हूं, मगर सबसे पहले मैं आपको भारतीय जनता पार्टी के प्रोपेगेंडा वो किस तरह से इफेक्टिव है, प्रोपेगेंडा क्या चलाया जा रहा है देखिए। सबसे पहले पति नंबरी बीवी 10 नंबरी, उसके बाद रॉबर्ट वाड्रा तो बेचारा यूं ही बदनाम है, इसके घोटालों की सफलता के पीछे तो बीवी का हाथ है। भाई आलू डालो सोना निकलेगा, बहन टेम्पो डालो बस निकलेगी। देखिए इन तीनों चीजों पर गौर कीजिए। इस वक्त रॉबर्ट वाड्रा को लेकर भारतीय जनता पार्टी समर्थकों में एक जबरदस्त आक्रोश है और खासकर रॉबर्ट वाड्रा, जब भी कांग्रेस के घोटालों की बात आती है तो रॉबर्ट वाड्रा एक चेहरे के तौर पर सामने उभरते हैं।
तो बहुत ही चालाकी से यहां पर रॉबर्ट वाड्रा को चेहरा बनाया गया। अब आगे देखिए, भाई आलू डालो सोना निकलेगा, राहुल गांधी के इस बयान का हवाला दिया जाता है और भारतीय जनता पार्टी जानबूझ के आपके सामने आंशिक बयान पेश करती है। राहुल गांधी ने ऐसा कुछ नहीं कहा था। राहुल गांधी सिर्फ एक मिसाल पेश कर रहे थे और उस मिसाल को उन्होंने राहुल गांधी के बयान के तौर पर पेश किया। तो जो तीनों स्क्रीनशॉट्स, ये तीनों प्रोपेगेंडा की जो मिसालें मैंने आपके सामने पेश की हैं, वो क्या बतलाने की कोशिश कर रहे हैं? वो सिर्फ ये बतलाने की कोशिश कर रहे हैं कि एक तरफ इन्हें मुख्यधारा की मीडिया का साथ मिल रहा है, वो मुख्यधारा की मीडिया जो योगी सरकार से बिल्कुल सवाल नहीं कर रहा है, दूसरी तरफ इस तरह के स्क्रीनशॉट्स व्हाट्सएप के जरिए, प्रचार तंत्र के जरिए वायरल किए जा रहे हैं। आज एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं। जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उत्तर प्रदेश सरकार को या मध्य प्रदेश सरकार को अनुमति दी थी कि वे कोटा से राज्य के विद्यार्थियों को बसों के सहारे वापस ला सकें, तब क्या उन बसों का फिटनेस टेस्ट हुआ था? और कल्पना कीजिए उस वक्त अगर अशोक गहलोत यह कह देते कि नहीं साहब, कोटा में ये बसें नहीं घुसेंगी, पहले मैं इनका फिटनेस टेस्ट करूंगा। कल्पना कीजिए ऐसा कुछ होता। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसको लेकर मुख्यधारा की मीडिया में क्या बवाल होता? किस तरह से अशोक गहलोत को कटघरे पर चढ़ा दिया गया होता? नीतीश कुमार ने अपने एक विधायक को अनुमति दी थी, विशेष अनुमति दी थी कि वो जाकर कोटा में अपने बच्चे को वापस पटना ला सकें। इस खबर को भी दबा दिया गया था। मैं इसे गरीब के साथ एक क्रूर मजाक मानता हूं, और क्रूर मजाक मैं इसलिए भी मानता हूं क्योंकि आपके स्क्रीन्स पर 2013 में मोदी की जब पटना रैली हुई थी तो उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने क्या इंतजामात किए थे। आपके सामने ये बताता है कि किस तरह से मोदी की पटना रैली के लिए 3000 बसेस का इंतजाम किया गया, 30 LEDs का इंतजाम किया गया, ढेरों दर्जनों से ज़्यादा ट्रेन्स का इंतजाम किया गया, विशेष ट्रेन्स का, ताकि वो पटना आ सकें लोगों को इन ट्रेन्स में बिठाकर। तो मोदी की रैली के लिए तो इस तरह का इंतजामात। मगर अगर कांग्रेस यहां पर एक इंतजाम करती है तो आप उसे किस तरह से टारगेट करते हैं? तो मैंने आपको कार्यक्रम की शुरुआत में बताया कि बावजूद इन तमाम चीजों के कि गरीब जो है वो सड़क पर है, लगातार वो सफर कर रहा है, बावजूद उसके न्यूयॉर्क टाइम्स की यह खबर बताती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता बढ़ रही है। क्या यह हकीकत है? हो सकता है। मैंने आपको कार्यक्रम की शुरुआत में बताया कि किस तरह से मीडिया ने बहुत खूबसूरती से पूरे मामले को ट्विस्ट कर दिया। मीडिया को सवाल यह करना चाहिए था कि भारतीय जनता पार्टी सरकार उत्तर प्रदेश में अपना अहम क्यों नहीं त्याग सकती, क्योंकि उन बसेस का इस्तेमाल गरीबों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था। मगर जो 99% मीडिया है वो ये प्रचार कर रहा था कि इसमें कांग्रेस की गलती है, कांग्रेस का घपला है, कांग्रेस का घोटाला है। तो जनता के सामने जब यह संदेश जाएगा तो आप क्या सोचते हैं? अब दूसरे मुद्दे पर गौर कीजिए। जब इस कोरोना संकट की शुरुआत हुई थी, उस दौरान कोरोना संकट से लड़ने की बजाय भारत में क्या हो रहा था? भारत का मीडिया क्या कर रहा था? तबलीगी जमात के हवाले से वो पूरी मुस्लिम कौम को टारगेट कर रहा था। और आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जो सियासत है उसे हमेशा बल मिलता है, हमेशा मदद मिलती है अगर मुद्दे को हिंदू मुस्लिम कर दिया जाए। यह बात अलग है कि कोई मीडिया आपको यह नहीं बता रहा था कि आखिर तबलीगी जमात के उस समारोह को गृह मंत्रालय ने इजाजत क्यों दी, क्योंकि महाराष्ट्र प्रशासन ने, मुंबई प्रशासन ने तो उनको इजाजत नहीं दी थी। कोई यह सवाल नहीं कर रहा था कि वो जो तबलीगी जमात के विदेशी डेलीगेट्स थे, आखिर वो मेरे देश में घुसे कैसे? उनको तो वहीं रोक देना चाहिए था, क्वारंटीन कर देना चाहिए था एयरपोर्ट में। यह सवाल कोई नहीं पूछ रहा है। तो सबसे बड़ी बात, मीडिया के जरिए ब्रेन वॉश करना, मीडिया के जरिए मास सम्मोहन। और जब यह संदेश जाएगा तो जाहिर सी बात है प्रधानमंत्री की लोकप्रियता तो बढ़ेगी ना, क्योंकि जब जनता के सामने आप असली मुद्दे नहीं उठाएंगे तब क्या होगा? अब आगे गौर कीजिए। 1041 प्रवासी मजदूर जो उत्तर प्रदेश लौटे हैं वो सब कोरोना वायरस से संक्रमित हैं। क्या कोई यह सवाल पूछ रहा है इस सरकार से कि आखिर जो मजदूर अपने घर जा रहे हैं, टेस्टिंग किट्स के जरिए उनकी टेस्टिंग करके उन्हें क्यों नहीं भेजा जा रहा है? अब तक हम एक टेस्टिंग किट का विकास ही नहीं कर पाए, डेवलप नहीं कर पाए हैं।
क्या यह सवाल कोई पूछ रहा है? केंद्र सरकार इस तरह के टेस्टिंग किट्स राज्य सरकारों को क्यों वक्त पर मुहैया नहीं करा रही है ताकि ये मजदूर जो हैं वो बीमार होकर अपने गांव ना पहुंचें? यह मुद्दा मैं लगातार अपने कार्यक्रमों में उठाता रहा हूं, मगर क्या इस मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार से सवाल किया जा रहा है? नहीं किया जा रहा है। 6 साल पहले जब प्रधानमंत्री सत्ता में आए थे तो एक बहुत बड़ी ताकत उनकी क्या थी? उनकी बहुत बड़ी ताकत थी गुजरात मॉडल। पिछले 6 साल में कोई गुजरात मॉडल की चर्चा कर रहा है? नहीं कर रहा है। गुजरात मॉडल की क्या हालत है मैं आपको बताता हूं। आपके स्क्रीन पर यह अहमदाबाद मिरर की खबर है। वहां के जो मुख्यमंत्री हैं विजय रूपाणी नकली वेंटिलेटर्स का उद्घाटन कर देते हैं वहां के अस्पतालों का। और ये वेंटिलेटर्स भी नहीं है, ये सिर्फ एम्बू बैग्स हैं और ये वेंटिलेटर्स किसी के फायदे के नहीं हैं। बाद में जो वहां का मुख्यमंत्री कार्यालय है वो ये अहमदाबाद मिरर के मुताबिक ये झूठी खबर या ये झूठा बयान भी देता है कि मुख्यमंत्री ने कभी भी वेंटिलेटर शब्द का इस्तेमाल ही नहीं किया। अब अहमदाबाद मिरर द्वारा उपलब्ध कराया गई ये तस्वीर देखिए, ये जानकारी देखिए जिसमें साफ तौर पर मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने वेंटिलेटर शब्द का इस्तेमाल किया था। यह हालत है गुजरात की। तो यहां पर गुजरात मॉडल पूरी तरह से धराशायी है। इस वक्त देश के टॉप 3 राज्यों में है गुजरात, अगर हम बात करें कोरोना संकट को लेकर। सबसे कम टेस्टिंग भी इसी राज्य में हो रही है, मगर कोई उसकी बात नहीं कर रहा है। वो गुजरात मॉडल जिस पर सवार होकर प्रधानमंत्री जो हैं वो सत्ता में आए थे, उसकी अब कोई बात नहीं कर रहा है। अब इस बात पर गौर कीजिए, प्रधानमंत्री जब ताली बजाने के लिए कहते हैं, थाली बजाने के लिए कहते हैं, तो मीडिया उस पर कोई सवाल नहीं करता। मगर अगर आप अमेरिका की तरफ जाएं तो अब मैं आपको कुछ क्लिप्स दिखाने वाला हूं कि वहां के पत्रकार ट्रंप से किस तरह से सवाल कर रहे हैं। गौर कीजिएगा ध्यान से। President, as President of the United States, your words carry enormous weight in this country and around the world. And while you acknowledge you're not a physician, you do promote these medicines extensively here. How do you not go so far as to be giving medical advice? But we don't have time to go and say, gee, let's take a couple of years and test it out. And let's go and test with the test tubes and the laboratories. We don't have time. I'd love to do that. But we have people dying today. As we speak, there are people dying. The doctors who are treating coronavirus patients, they have the medical expertise to determine whether or not they should prescribe hydroxychloroquine. And many of them And do. there are already clinical trials in place Sure. looking at hydroxychloroquine. Sure. So They should be finished in about a year. Why not just let the science speak for itself? Why are you promoting this drug? I'm not. I'm just You saying come very out here- simply, I'm not at all. I'm not. Look, you know what I'm trying to do. The argument is that you bought yourself some time and you didn't use it to prepare hospitals, you didn't use it to ramp up testing. Right You're now, so nearly 20 million you're so people disgraceful. are unemployed. It's so disgraceful the way you say that. Let me just listen. I just went over it. Or this rant supposed to make people feel I just went confident over in it. an unprecedented crisis. Nobody thought we should do it, and when I did it, But what did you do with the time that you bought? you know The we month did. of February. That You know we video did. was a gap. What The do you entire do? month of February. What do you do when you have no case in the whole United States? You had cases When in you February. excuse me. तो ट्रंप से कठिन सवाल करती है वहां की मीडिया। जी हां, आपको याद होगा CNN के जिम कॉस्टा ने किस तरह से खड़े होकर ट्रंप की बखिया उधेड़ दी थी। आप जानते हैं उसके बाद क्या हुआ था? ट्रंप प्रशासन ने उनके व्हाइट हाउस में घुसने पर रोक लगा दी थी। फिर आप सोचेंगे कि वहां का मीडिया भी दो फाड़ हो गया होगा, जिसमें जो ट्रंप समर्थित मीडिया है उन्होंने जिम कॉस्टा को टारगेट करना शुरू कर दिया होगा। जी नहीं, उस वक्त फॉक्स न्यूज जैसे प्रो ट्रंप चैनल ने भी जिम कॉस्टा का साथ दिया था। उन्होंने कहा था कि जिम कॉस्टा को व्हाइट हाउस में घुसने की अनुमति दीजिए। अब कल्पना कीजिए अगर इस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हमारे पत्रकार सवाल करते या मुझ जैसे पत्रकारों को प्रधानमंत्री इंटरव्यू देते। बताइए, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। उल्टा भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा झूठ फैलाने वाले, समाज में दंगे का माहौल पैदा करने वाले मीडिया हाउसेस पत्रकारों का साथ देते हैं। एक निहायत ही घटिया वेबसाइट है और मैं न्यूज़ क्लिक में उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा। उन्होंने एक झूठी खबर चलाई। खबर क्या है जानते हैं आप? खबर उन्होंने ये चलाई कि किस तरह से एक मस्जिद के अंदर एक छोटे बच्चे की बलि दी गई।
खबर सरासर झूठी थी। बिहार के डीजीपी को आकर इस पर फेसबुक लाइव करना पड़ा था। पांडे जी को यह बताना पड़ा था कि खबर झूठी है, क्योंकि इससे समाज में तनाव पैदा हो गया था। बाद में उनकी संपादक को पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया था। क्या आप जानते हैं, जेपी नड्डा सामने आते हैं और उस मीडिया हाउस का समर्थन करते हैं कि किस तरह से बीजेपी के कार्यकर्ताओं को टारगेट किया जा रहा है। जब अर्नब गोस्वामी को अदालत ने हाल ही में एक फैसला सुनाया था कि मुद्दे को सीबीआई को ट्रांसफर नहीं किया जाएगा, एफआईआर को खत्म नहीं किया जाएगा, तो जेपी नड्डा ने कहा कि यह जो अदालती फैसला है वो कांग्रेस के लिए सीख है कि वो पत्रकारों को टारगेट करना बंद करे। और यह पत्रकार कर क्या रहा था? इसने 3 बातें कही थी। पहली बात कि पालघर में जो मॉब लिंचिंग हुई है उसके पीछे सोनिया गांधी का हाथ है, कोई प्रमाण नहीं इसके पास। दूसरी बात, बांद्रा में जो ये मजदूर इकट्ठा हुए थे, ये मजदूर जो हैं भाड़े के टट्टू थे। तीसरी बात, बांद्रा में जो मजदूर इकट्ठा हुए थे वो एक मस्जिद के कहने पर यहां इकट्ठा हुए थे, यानी कि सांप्रदायिक माहौल को भी खराब करना। जेपी नड्डा ऐसे पत्रकारों के पक्ष में सामने उभर कर आ रहे हैं और मीडिया की आजादी की दुहाई दे रहे हैं। तो आप सोचिए, जब ये तमाम चीजें जुड़ जाती हैं तो प्रधानमंत्री की लोकप्रियता को क्या असर पड़ने वाला है? कोई असर नहीं पड़ने वाला है। और जो भारतीय जनता पार्टी मीडिया की आजादी की बात करती है, तो मैं आपके सामने कुछ नाम पेश करना चाहूंगा। गुजरात के पत्रकार, इस खबर के मुताबिक धवल पटेल, उन पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कर दिया गया। उनका गुनाह क्या था? उन्होंने सिर्फ यह खबर की थी कि विजय रूपाणी को हटाकर मनसुख मंडाविया को आने वाले दिनों में मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। देशद्रोह का मुकदमा। पवन जायसवाल, जिन्होंने यह खबर की थी कि मिड डे मील स्कीम्स उत्तर प्रदेश में कितनी बड़ी नाइंसाफी की जा रही है वहां के गरीब बच्चों के साथ, उसको लेकर इस शख्स को इतना परेशान किया गया कि जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। उत्तर प्रदेश के एक और पत्रकार के पीछे यूपी एसटीएफ लगा दी गई। उसका सिर्फ यह गुनाह था कि पीपीई, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट में जो धांधलियां हो रही थी उस पर उसने खबर कर दी थी। आज यह बीजेपी बात कर रही है पत्रकारों की आजादी की। मीडिया अगर सीधे सवाल करने लगे तो इस सरकार के लिए बहुत मुश्किल बढ़ जाएगी। अगर यह सरकार साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल करती है, इसके आगे कोई नहीं टिक सकता। जी हां, तो बोल के अब आजाद है तेरे में बस इतना ही। मेरी आप सबसे अपील कि इस कार्यक्रम को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और न्यूज क्लिक के मेरे इस कार्यक्रम को न सिर्फ लाइक और शेयर करें, बल्कि हां, वो बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि जैसे ही मैं कोई शो करूं सीधे आपके मोबाइल फोन्स तक पहुंच जाए।